हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र यानी स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। देखिए, विशिष्ट प्रकार के जो गुणसूत्र होते हैं इनको समझने से पहले आपने देखा होगा कि गुणसूत्र की संरचना क्या होती है। गुणसूत्र की संरचना में आपने देखा है कि कई सारे भाग होते हैं। इसके अलावा आपने देखी है कि अलग अलग प्राणियों के अंदर गुणसूत्रों की संरचना भी क्या होती है, अलग अलग होती है। गुणसूत्रों की साइज भी अलग अलग प्राणियों के अंदर अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे हमने आपको क्या बताया था कि जो गुणसूत्रों की साइज होती है वो 0.5 से लेकर के 30 माइक्रोन के बीच में होती है ओवरऑल। लेकिन जो विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं जिनकी साइज जो है ज़्यादा होती है। हमने बताया था कि इनकी साइज जो है 800 माइक्रोन से लेकर के 2000 माइक्रोन के बीच तक हो सकती है। देखिए, विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्रों की बात करें तो सबसे पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा कि स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम होते क्या हैं और इनके प्रकार कितने होते हैं और उनकी संरचना भी हम साथ ही साथ देखेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्रों की, तो देखिए ये जो गुणसूत्र होते हैं ये आकार में अत्यधिक बड़े होते हैं। यानी एक नॉर्मल गुणसूत्र के मुकाबले ये आकार में या साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। इसीलिए इन्हें हम दैत्य क्रोमोसोम यानी कि जाइंट क्रोमोसोम कहते हैं, अर्थात दैत्य गुणसूत्र, या इनको हम एबनॉर्मल क्रोमोसोम या असामान्य गुणसूत्र भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्रों से संबंधित ये चीज़ें याद रखनी है। जो विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र होते हैं ये नॉर्मल गुणसूत्रों के मुकाबले साइज में अत्यधिक बड़े होते हैं। इसी कारण इन्हें हम दैत्य क्रोमोसोम या जाइंट क्रोमोसोम या इन्हें हम असामान्य क्रोमोसोम भी कहते हैं। देखिए, कुछ विशेष प्रकार के जीवों के अंदर कुछ विशेष प्रकार के टिश्यू यानी कि ऊतक प्रेजेंट होते हैं और उन ऊतकों की जो कोशिकाएं होती है, चूंकि कोशिकाओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, ऊतक या टिश्यू कहते हैं। तो कुछ जीवों के अंदर विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं और उन विशेष प्रकार के ऊतकों की जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में गुणसूत्र जो होते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने आप को क्या कर लेते हैं, संरचना एवं कार्यों में अत्यधिक भिन्नता उत्पन्न कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियों में कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं, कुछ कोशिकाओं के अंदर ऐसे गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कि अपनी संरचना में तथा अपने कार्यों में अपने आप में अत्यधिक भिन्नता उत्पन्न कर लेते हैं एक नॉर्मल से क्रोमोसोम के मुकाबले। तो इन्हीं गुणसूत्रों को हम कहते हैं दैत्य क्रोमोसोम या असामान्य गुणसूत्र। तो आपने देखा कि विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र क्या होते हैं, तो कुछ विशेष प्रकार के जीवों में या जीवों के अंदर कुछ विशेष प्रकार के ऊतकों की जो कोशिकाएं होती है उनमें गुणसूत्र जो होते हैं वो विशेष परिस्थितियों में अपनी संरचना एवं कार्यों में भिन्नता उत्पन्न कर लेते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र कहते हैं, यानी कि स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। ये आकार में अत्यधिक बड़े होते हैं, इन्हें हम दैत्य गुणसूत्र या असामान्य गुणसूत्र भी कहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र होते हैं इनके प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, विशिष्ट प्रकार के जो गुणसूत्र होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला गुणसूत्र है लैंप ब्रुश गुणसूत्र यानी लैंप ब्रुश गुणसूत्र, या इसको हम लैंप ब्रुश क्रोमोसोम कहते हैं। तो लैंप ब्रुश क्रोमोसोम या लैंप ब्रुश गुणसूत्र जो है ये हमारा पहला प्रकार है विशिष्ट गुणसूत्रों का। और जो दूसरा प्रकार होता है विशिष्ट गुणसूत्र का वो है पॉलीटीन गुणसूत्र यानी कि पॉलीटीन क्रोमोसोम। आज की इस वीडियो में यहां पे हम देखेंगे कि लैंप ब्रुश क्रोमोसोम क्या होता है, अर्थात लैंप ब्रुश गुणसूत्र क्या होते हैं और साथ ही साथ इनकी संरचना क्या होती है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं लैंप ब्रुश गुणसूत्रों की, तो आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि लैंप ब्रुश मतलब जैसे आपने देखा होगा कि घरों में जो लैंप होते हैं उन लैंप को साफ करने वाले जो लैंप के शीशे होते हैं, शीशे को साफ करने वाले जो ब्रुश आपने देखा होगा उन ब्रुश के समान ही संरचना होती है लैंप ब्रुश गुणसूत्र की। तो ये गुणसूत्र स्पेशली आपको देखने में जैसे लैंप के शीशे को साफ करने वाले ब्रुश दिखाई देते हैं, सेम उसी प्रकार से ये लैंप ब्रुश क्रोमोसोम भी दिखाई देते हैं। इसीलिए तो इसे हम लैंप ब्रुश गुणसूत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुणसूत्र देखने में लैंप के शीशे को साफ करने वाले ब्रुश के समान दिखाई देते हैं, इसी कारण से इसे हम कहते हैं लैंप ब्रुश गुणसूत्र। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि इसे हम लैंप ब्रुश गुणसूत्र यानी कि लैंप ब्रुश क्रोमोसोम क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं तो आपको बताना है कि ये गुणसूत्र जो होते हैं ये देखने में लैंप के शीशे को साफ करने वाले ब्रुश के समान दिखाई देते हैं, इसी कारण इन्हें हम लैंप ब्रुश गुणसूत्र कहते हैं। यदि इनके खोज की हम बात करते हैं
तो इसका वर्णन सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने किया था। और फ्लेमिंग ने किसके ऊपर किया था? तो जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस यानी कि जो उभयचर होते हैं, उनकी ओसाइट में किया था ये काम। तो सबसे पहले उन्होंने, फ्लेमिंग ने एम्फीबियन की ओसाइट में वर्णन किया किसका? लैंप ब्रुस क्रोमोसोम का। लैंप ब्रुस गुणसूत्र की यदि हम बात करते हैं तो लैंप ब्रुस गुणसूत्र जो होता है यह स्पेशली कुछ अकशेरुकियों में यानी कि कुछ इनवर्टिब्रेट्स में तथा कशेरुकी जंतुओं की ओसाइट में मिलते हैं। यानी ओवरऑल आपको याद रखना है कि अधिकतर कशेरुकी जंतुओं की ओसाइट में मिलते हैं और इसके अलावा कुछ अकशेरुकी जंतुओं पर भी मिलते हैं। तो कुछ अकशेरुकी तथा पूरे कशेरुकी जंतुओं की जो ओसाइट होती है उनमें कुछों में से आपको देखने को मिलेगा। तो कशेरुकी जंतु जो होते हैं और अकशेरुकी, यानी अधिकतर जो है कशेरुकी जंतुओं की ओसाइट में मिलते हैं, लेकिन कभी कभी अकशेरुकियों में भी देखने को मिलते हैं। तो आपको लैंप ब्रुस गुणसूत्र से संबंधित ये बेसिक टर्मिनोलॉजी या आप इसको कह सकते हैं बेसिक जानकारी आपको तैयार करनी है। तो सबसे पहले तो लैंप ब्रुस गुणसूत्र को हम लैंप ब्रुस गुणसूत्र क्यों कहते हैं, इसके बाद इसकी खोज याद रखना है और ये याद रखना है कि लैंप ब्रुस गुणसूत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो कुछ अकशेरुकी और बाकी कशेरुकियों की जंतुओं की जो ओसाइट होती है वहां पे ये गुणसूत्र देखने को अक्सर मिलते हैं। अब हम बात करते हैं लैंप ब्रुस जो क्रोमोसोम होते हैं इनकी स्ट्रक्चर यानी कि संरचना की। जब भी हम लैंप ब्रुस गुणसूत्र की संरचना की बात करते हैं तो प्रत्येक गुणसूत्र में आपको एक मुख्य अक्ष दिखाई देता है, यानी कि मेन एक्सिस आपको दिखाई देती है लैंप ब्रुस क्रोमोसोम की। जब भी आप संरचना देखेंगे तो उसमें आपको एक मेन एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष दिखाई देता है और इस मुख्य अक्ष के दोनों ओर बड़ी संख्या में अनेक जोड़े लूप बनते हैं। कई सारे लूप आपको दिखाई देंगे जिनकी संरचना दोनों साइड इक्वल आपको नजर आएगी लगभग। तो कुल मिलाकर के आपको लैंप ब्रुस क्रोमोसोम की संरचना में सबसे पहले तो आपको देखना है कि एक मेन एक्सिस दिखाई देती है और इस मेन एक्सिस के दोनों तरफ बड़ी संख्या में यानी अधिकतर मात्रा में अनेक जोड़े लूप बनते हैं और अनेक जोड़े लूप जो है बनते रहते हैं और कुछ मात्रा में नष्ट भी होते रहते हैं। लेकिन ओवरऑल आपको बस इतना याद रखना है अभी कि प्रत्येक गुणसूत्र में एक मुख्य अक्ष होती है और जिसके दोनों ओर बड़ी संख्या में अनेक जोड़े लूप बनते हैं। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गुणसूत्र की संरचना है। इस गुणसूत्र की संरचना में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां से एक जो मेन एक्सिस गई है जिसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष यानी कि ये मेन एक्सिस है, तो इसको हमने लिख रखा है यहाँ पे एक्सिस, यानी ये जो होती है ये मेन एक्सिस है। अब मेन एक्सिस के दोनों साइड, ऊपर साइड भी आप देख सकते हैं और नीचे साइड भी अधिकतर संख्या में लूप दिखाई देते हैं। किस प्रकार से लूप दिखाई देते हैं, जैसे आपने ब्रश देखा होगा या आप ब्रुश देखे होंगे, ब्रुश में आपको कई सारे इस प्रकार से लूप दिखाई देते हैं जो कि लैंप के शीशे को साफ करते हैं। तो सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पे कई सारे लूप दिखाई देते हैं मेन एक्सिस के दोनों साइड। तो पहली संरचना आपको ये वाली बनानी है जिसमें आपको ये दर्शाना है कि यहाँ पे मेन एक्सिस है और मेन एक्सिस के दोनों तरफ यहाँ पे लूप दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद आपको देखना है कि ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था में अत्यधिक वृद्धि करती हैं। ये जो लूप होते हैं ये लूप आपको याद रखना है कि जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन होता है उसकी जो प्रोफेज अवस्था होती है उसमें ये अत्यधिक मात्रा में वृद्धि करती हैं तथा मेटाफेज में आपको याद रखना है कि विलुप्त हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही मेटाफेज अवस्था आती है उसमें इनकी जो अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हुई है ये लुप्त हो जाती है। और ये जो लूप होते हैं ये आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। किसका संश्लेषण करते हैं, आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण भी करते हैं। तो यही लूप आप देखेंगे जब हम इनकी आपको अभी हम एक अलग से लूप की संरचना बना के दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि ये जो लूप होते हैं लूप के अंदर आप देखेंगे कि मेटाफेज अवस्था में तो लूप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, लेकिन उसके पहले ये आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। यानी मेटाफेज अवस्था में विलुप्त तो हो जाते हैं लेकिन ये लूप जो होते हैं किसका काम करते हैं, लूप जो होते हैं ये आरएनए का और साथ ही साथ प्रोटीन का संश्लेषण या सिंथेसिस करते हैं। तथा जो अंडाणुओं का योग सैक होता है, अंडाणुओं में आप देखे होंगे कि योग का निर्माण होता है, तो योग का निर्माण करते हैं, यही योग का निर्माण करते हैं। यानी ये जो लूप होते हैं लूप का काम है आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण करना व अंडाणुओं के लिए योग का निर्माण करना। और देखिए इन पदार्थों का संश्लेषण जो होता है वह कुछ समय पश्चात बंद हो जाता है और जब इनका संश्लेषण बंद हो जाता है तो लूप जो होते हैं ये सिकुड़ करके आकार में फिर से छोटे हो जाते हैं तथा निष्क्रिय हो जाते हैं।
आप यहाँ पे दोनों डायग्राम को आसानी से समझिए। पहले डायग्राम में तो आपको यह दिखाया गया है कि यहाँ पे जो गुणसूत्र की संरचना होती है लैम्प ब्रूस गुणसूत्र की, इसमें एक मुख्य अक्ष होता है जिसके दोनों तरफ लूप लगे होते हैं। दूसरी संरचना में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो संरचना है एक लूप की संरचना है। जैसे कई सारे लूप आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें से हमने एक लूप की संरचना बना रखी है, जिसमें देख सकते हैं 2 ठो सिरे होते हैं। एक होता है थिक एंड यानी चौड़ा सिरा, एक थिन एंड होता है सकरा सिरा। यहाँ पे कई सारे क्रोमेटिड का निर्माण भी होता है अंदर। फिर आप देख सकते हैं ए सिंगल लूप यानी एक सिंगल लूप की संरचना हमने ये वाली बना रखी है, जिसमें हमने क्या कहा है कि जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होता है तो प्रोफेज अवस्था में ये लूप अत्यधिक मात्रा में वृद्धि कर लेते हैं और ये किसका निर्माण करते हैं, आप देख सकते हैं इसके जो मैट्रिक्स भाग होता है उसके अंदर आरएनए व प्रोटीन का ये संश्लेषण करते हैं और इसमें डीएनए की संरचना भी बाहर से दिखाई देती है। तो मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है कि इनका काम होता है आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण करना और साथ ही साथ अंडाणुओं के लिए यौग का निर्माण करना। अब देखिए, अब आरएनए व प्रोटीन का निर्माण करने के पश्चात ये लूप क्या होते हैं, धीरे धीरे इनका संश्लेषण बंद हो जाता है, क्योंकि ये लूप जो धीरे धीरे आकार में सिकुड़ करके निष्क्रिय हो जाते हैं और आकार में छोटे हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रोफेज अवस्था में ये लूप अत्यधिक मात्रा में वृद्धि करते हैं और आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण करने के अलावा ये यौग का भी निर्माण करते हैं और यौग का निर्माण तो करते ही हैं, साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जैसे ही मेटाफेज अवस्था आती है वैसे ही ये लूप धीरे धीरे आकार में सिकुड़ करके छोटे हो जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन व आरएनए के संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि विशिष्ट प्रकार के जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने आपको आज के इस वीडियो में लैम्प ब्रूस गुणसूत्र की वीडियो प्रोवाइड कराई है। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम पॉलीटिन क्रोमोसोम को भी कवर कराएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।